तो जो सप्ती के 48 नियम का जो पहला नियम है वह है, तभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। विचार, अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का जरूरत से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज़्यादा प्रतिभाशाली बताते रहेंगे तो आपको बंदियों को छुड़ा देंगे। शक्ति की कुंजी, हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती हैं। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या, असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती हैं। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की ऊंची भावनाओं की चिंता करके आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनानी चाहिए। बहुत से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज़्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की मूर्खता न करें कि दुनिया लुई 14वीं और मेडिसी के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, वाक्चातुर्य और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर न चलें कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के दो पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज़्यादा दैदीप्यमान दिखते हो। बहरहाल, कुछ बॉस दूसरे से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज़्यादा प्रभावशाली दिखते हो। अगर आप अपने आकर्षण को कम ना करना चाहें, तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन की शिद्दत से बचना चाहिए। बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, यह कभी न माने क्योंकि बॉस आपसे प्रेम करता है इसलिए आप अपनी मनमर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों या मुँहसड़े लोगों पर किताबें लिखी जा सकती हैं, जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नज़रों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज़्यादा चमकने के कारण वे उसकी नज़रों से गिर गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने की झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे दरबारियों को भी चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो हो सकते हैं इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नजर आने ना दें। मूर्खता का अभिनय करें, ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशेषज्ञतापूर्ण सलाह की ज़रूरत है। ऐसी हानिरहित गलतियाँ करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान न पहुँचे, लेकिन जिनके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव के खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज़्यादा रचनात्मक हैं, तो सबके सामने उनको सिरे उसीर दें। सबको यह बस स्पष्ट बता दें कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा सामाजिक उदार हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दें, उसे ध्यान का केंद्र बना दें। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज़्यादा चमकने देते हैं, तो बागडोर आपके हाथ में होती है। आप उसकी असुरक्षा के शिकार नहीं होते हैं। यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज़्यादा चमकने देंगे, तो वह आपको ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा। तस्वीर, आसमान में सितारे, एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूरज की रोशनी में बाधा न डालें या उसकी चमक से मुकाबला न करें। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने के तरीके खोजें।
विशेषज्ञ की राय, अपने मालिक से ज़्यादा तेज़ी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज़्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मुक्तपूर्ण है ही नहीं, बल्कि घातक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है वे सूर्य जितनी चमकदार हों, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नज़र नहीं आते। प्रिय दोस्तों, आपको कैसी लगी यह सीरीज़? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नियम नंबर 2 है, वह यह है, मित्रों पर कभी ज़्यादा भरोसा ना करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विचार: मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे, तो वह मित्र से ज़्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपके कोई शत्रु नहीं है, तो आप शत्रु बनाने के तरीके खोजें। स्टार्ट। शक्ति की कुंजी: यह स्वाभाविक है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को काम पर रखना चाहते हैं। यह दुनिया निर्मम है और आपके मित्र उसकी निर्ममता को कम करते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। मित्रों के होते हुए किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहें? दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जितना आपको लगता है। मित्र अक्सर बहस टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको कष्ट ना पहुंचे, इसलिए वे अपने अप्रिय गुण छिपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हंसते हैं। क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है, इसलिए वास्तव में आपको यह पता ही नहीं होता कि आपके बारे में आपके मित्रों की असली भावनाएं क्या हैं। मित्र आपने आपके मुँह पे तो यह कहेंगे कि उन्हें आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, आपका गाना बजाना बेहद पसंद है, आपके कपड़ों का चयन बेहद सुंदर लगता है। हो सकता है वे सचमुच आपकी तारीफ कर रहे हों, लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं है। जब आप अपने किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं, तो आपके सामने भी गुण धीरे-धीरे सामने आते हैं, जिन्हें उसने अब तक छिपा रखा था। अजीब बात यह है कि आपकी उदारता के इस काम से संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है। सभी लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें यह अवसर अपने दम पर मिला है, इसलिए आपका एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता के कारण नहीं, बल्कि मित्रता के कारण नौकरी मिली है। मित्रों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है, जिससे वे मन ही मन परेशान हो जाते हैं। मित्रों का प्रयोग करने या उन्हें उनकी नौकरी पर समस्या यह है कि इससे आपकी शक्ति निश्चित रूप से सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि मित्र किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हो और आपकी मदद करने में सबसे ज़्यादा सक्षम हो। अंतिम विश्लेषण में योग्यता और क्षमता मित्रतापूर्ण भावनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कामकाज की सभी स्थितियों में लोगों के बीच थोड़ी दूरी रहनी चाहिए। आप मित्र बनाने की नहीं, बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मित्रता चाहे सच्ची हो या झूठी, इस तथ्य को ढक लेती है। शक्ति की कुंजी यह है कि आप में मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर, आपके शत्रु सोने की ऐसी अनछुई खान है जिसका दोहन करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेश मंत्री टेलीरैंड 1807 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। टेलीरैंड सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने के खतरों को अच्छी तरह जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा, इस तरह के अभियान में किसी मित्र पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग के प्रमुख पोको को चुना, और जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था और जिसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वह जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौते का अवसर मिलेगा। वह जानता था कि पोके उससे कोई आशा नहीं रखेगा और यह साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा कि टैलीलैंड ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है, वह आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अंत में टैलीलैंड यह जानता था कि पोके के साथ उसका संबंध आपसी स्वार्थ पर आधारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वे नेपोलियन को सिंहासन से उतारने में सफल नहीं हुए।
जब इतने शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो जनता ने भी उसमें उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विरोध बढ़ने लगा। टैलीरैंड और पोके के बीच सुखद कार्यकारी संबंध बने रहे। इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मन के प्रति दुश्मन को दफन करें और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश करें। शत्रुओं की मौजूदगी से विचलित या दुखी ना हो। आप मित्र के बजाय शत्रु के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्रों के मामले में आपको यह मालूम ही नहीं होता है कि आपके छिपे हुए कौन से मित्र दरअसल आपके शत्रु हैं। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से लाभ उठाता है और अपने शत्रुओं का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके वह उस आत्मविश्वासी योद्धा की छवि बना लेता है जिस पर अनिश्चितता के समय में विश्वास किया जा सकता है। तस्वीर कृतज्ञता का जबड़ा। आप जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में उंगली रखेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते। मित्रों के साथ आप इस तरह की सतर्कता नहीं रखते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वे कृतज्ञता से आपको कच्चा चबा जाएंगे। विशेषज्ञ की राय। यह सीखें कि अपने लाभ के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरफ से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको मूठ की तरफ से तलवार पकड़नी चाहिए ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी लाभ लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से भी हानि उठाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको यह मेरी सीरीज पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नंबर 3 है वह यह है कि अपने इरादे छिपाकर रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। विचार। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर इन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं और काफ़ी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति की कुंजी। ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजना और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टवादिता से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी भलमनसाहत को प्रमाणित कर लेंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक मोहतरा हथियार है। इससे कटता कम है, खून ज़्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोलें। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा ही नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग ना तो आपका सम्मान करेंगे, ना ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते या जिससे लोग डरते नहीं हैं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों का छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्रायः हम देखने वाली चीज़ों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते हैं और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीज़ों के पीछे दूसरी चीज़ों के छिपे होने की कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे तो वे उसे उसी ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बात करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए।
इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। नंबर 1, आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। नंबर 2, आप अपने इरादों को छिपा लेंगे। और नंबर 3, आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उनका समय बर्बाद होगा। ऐसे लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं, तो इससे आपके शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। यागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसे लग रहा था कि यागो की भावनाएं सच्ची हैं, और ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं, जो बड़े बड़े झूठों और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा, इसलिए वे अपने लक्ष्यों को सामान्य जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप अपने जाने माने जाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा नहीं देंगे, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। और इन शब्दों के पीछे धोखा देने की इरादे हैं। अगर आपका नकाब जितना एक रूप होगा, आपके इरादे उतनी अच्छी तरह छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव, और उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजनाएं बनाई जा सकती है। इससे किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था। बेरन जेम चाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरों के पीछे अपने असली विचार छिपा लें। याद रखें, आपकी अपनी प्रभावशाली वाक्पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह की नीरस नकाब को लगाकर निराश ना हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तस्वीर, भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करता है, भेड़ कभी धोखा नहीं देते। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दड़बे में घुस सकते हैं। विशेषज्ञ की राय, जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाएं या अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट ना करें जब तक उनका विरोध करना संभव ना हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही ना हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर ले। संक्षेप में उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजना सिर्फ उनकी बर्बाद इलाकों को मालूम होती है, जहाँ से भी अपनी सेना लेकर गुजरे। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और उसको शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमारी शक्ति के 48 नियम का चौथा दिन है, जहाँ पर हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। विचार, लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे, तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल जाएगी। शक्ति की कुंजी, शक्ति कई मायने में दिखावे का खेल है। जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं, तो आप हमेशा वास्तविकता से ज़्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीनें हैं। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं, तो वे आपके इरादों या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते हैं। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से वे रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबरा कर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लुट गए हों। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे, तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। युवा अवस्था में चित्रकार एंडी वारहोल को
यह समझ में आ गया कि लोगों से बातें करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा है, जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज़्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में बारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में भी भविष्यवाणी की तरह बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमय बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला उस उधेड़ बुन में रहता था कि इसका न जाने क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि बारहोल के अधीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। बारहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में कभी बातें नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपना काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा बातें करते थे और लोग उसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें करते थे, बारहोल की पेंटिंग्स उतनी ज़्यादा महंगी बिकती थी। ज़रूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का नाटकीय को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुँह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम हमेशा ही रहेगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोही उदारवादी कर रहे थे जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग, धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कॉनरेडी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया और कॉनरेड्डी को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया। उसके गले में रस्सी बांधी गई। ठीक नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन कॉनरेड्डी जैसी रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी और जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बचता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब कॉनरेड्डी अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई। इसलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। एक संदेश वाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेश वाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद कॉन्डरेप्टी ने कुछ कहा था? संदेश वाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित कर दिखा देंगे। अगले दिन कॉन्टरेती को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख लें, एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग्य के प्रति खास तौर पर सावधान रहें। आपके व्यंग्य बाणों से आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तस्वीर डेल्फी की भविष्यवाणी। जब आगंतुक डेल्फी की भविष्यवाणी सुनने जाते थे तो पुजारिन कुछ जटिल शब्द बोल देती थी जो अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण लगते थे। भविष्यवाणी के शब्दों की अवज्ञा कोई नहीं करता था क्योंकि उनमें जिंदगी और मौत की शक्ति होती थी। विशेषज्ञ की राय, अधीनस्थ के बोलने से पहले कभी अपने होठ ना हिलाएं। मैं जितना ज़्यादा देर तक चुप रहता हूँ उतने दूसरे उतनी ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वे बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनके असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमय ना हो तो मंत्रियों की तो चांदी हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जो नियम नंबर 5 है वह है कि प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। विचार, प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला ना कर सके। हमेशा संभावित हमले के बारे में सचेत रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें खत्म कर दें। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखें। फिर दूर खड़े हो जाएं और जनता को उनकी आलोचना करने दें। शक्ति की कुंजी,
हमारे चारों तरफ के लोग भले ही वे हमारे सबसे पक्के दोस्त हो, हमेशा कुछ हद तक रहस्यमय और अबूझ रहते हैं और उनके चरित्र में ऐसे खुफिया गलियारे होते हैं जिन्हें वे प्रकट नहीं करते। अगर हम इस बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते हैं तब तक हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ दिखावे के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन करते हैं। हमारे मूल्यांकन का आधार वह होता है जो हमारी आंखों को साफ नजर आता है, जैसे कपड़े, मुद्राएं, शब्द, काल इत्यादि। समाज में प्रदर्शन ही हमारे सारे मूल्यांकनों का पैमाना होता है। आप किसी दूसरे तरीके से विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते। आपकी एक गलती या आपके हुलिये में एक भी अजीब या अकस्मात परिवर्तन विनाशकारी साबित हो सकता है। इस वजह से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप खुद अपनी प्रतिष्ठा बनाएं और उसे बनाए रखें। यह प्रतिष्ठा दिखावे के खतरनाक खेल में आपकी रक्षा करेगी। यह प्रतिष्ठा लोगों की पैनी आंखों को यह पता नहीं चलने देगी कि आप सचमुच कैसे हैं। इससे आप दुनिया से अपनी शर्तों पर अपना मूल्यांकन करवाते हैं। यह स्थिति सचमुच सशक्त है। शुरुआत में आपको किसी एक विशेष गुण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए, चाहे वह उदारता हो, ईमानदारी हो या चतुरता। यह गुण आपको दूसरों से अलग कर देता है और इसके कारण दूसरे आपके बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करें। कुछ समय बाद जंगल में लगी आग की तरह से यह तेजी से फैल जाएगी। उस प्रतिष्ठा आपके वजन को बढ़ाती है और आपकी मेहनत के बिना आपकी शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। यह आपके चारों तरफ आभा मंडल भी बना सकती है। इससे लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान, यहाँ तक कि कुछ भय भी जाग जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी अफ्रीका रेगिस्तान में लड़ते समय जर्मन सेनापति रोमल ने चालाकी और धोखेबाजी की प्रतिष्ठा बना ली थी। इससे उनसे लड़ने वाली हर सेना में दहशत आ जाती थी। हालांकि उनकी सेना मुट्ठी भर बची थी और ब्रिटिश टैंकों की संख्या उनसे 5 गुना ज़्यादा थी। लेकिन रोमल के आने की खबर सुनते ही पूरे के पूरे शहर खाली हो जाते थे। अपनी प्रतिष्ठा को किसी एक विशेष गुण पर आधारित करें। यह इकलौता गुण, चाहे कार्यकुशलता हो, आकर्षण या विजिटिंग कार्ड की तरह आपका परिचय देता है और लोगों पर जादू कर देता है। प्रतिष्ठा किसी खजाने की तरह कीमती है, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक हासिल करें और सुरक्षित रखें। खासकर शुरुआत में आपको दृढ़ता से इसकी रक्षा करनी चाहिए और इस पर होने वाले हमलों का पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए। तो इस प्रतिष्ठा बनने के बाद अपने शत्रुओं की आलोचनात्मक टिप्पणियों से नाराज या नकारात्मक होने से ऐसा लगेगा कि आपको अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं है और आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके बजाय उच्च मार्ग अपनाएं और कभी अपना बचाव करने की हड़बड़ी न दिखाएं। दूसरी तरफ किसी दूसरे की प्रतिष्ठा पर हमला करना बहुत कारगर अस्त्र है, खास तौर पर जब वह आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। इस तरह के युद्ध में नुकसान उसी का होता है, क्योंकि खोने के लिए उसी के पास ज़्यादा होता है। अगर वह आप पलटकर हमला करेंगे तो उसके सामने एक छोटा लक्ष्य होगा, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा अभी कम है। लेकिन इस रणनीति का प्रयोग बहुत सूझबूझ से करना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि आप ऊंचे प्रतिशोध में उलझ रहे हैं। अगर आप चतुराई से अपने दुश्मन की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर पाए, तो अनजाने में ही आप अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर लेंगे। कभी भी किसी पर हमला करते समय ज़्यादा दूर तक न जाएं, क्योंकि इससे लोग उसकी गलतियों पर कम और आपके प्रतिशोध पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। अगर आपकी प्रतिष्ठा ठोस बन चुकी हो, तो अपने विरोधी नियम नंबर 6 कहता है कि हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। विचार: हर चीज़ का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नज़र नहीं आता है उसका कोई मूल्य ही नहीं होता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने और गुमनामी में दफन होकर ना रहें। सबसे अलग हटकर दिखें। हर कीमत पर लोगों की नज़रों में रहें। नीरस और बिरू जनता से ज़्यादा महान, ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चुंबक बन जाएं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। शक्ति की कुंजी: अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा चमकदार दिखना एक ऐसी कला है जो जन्मजात नहीं होती है। आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। अपने करियर की शुरुआत में ही आपको अपना नाम और प्रतिष्ठा किसी एक गुण या छवि से जोड़ लेना चाहिए, ताकि आप दूसरे लोगों से अलग नजर आ सकें। यह छवि कुछ भी हो सकती है, जैसे कपड़ों की विशेष शैली या व्यक्तित्व की कोई अनूठी बात। इससे लोगों की रुचि जागे और वे आपके बारे में बात करें। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है, तो आपके पास एक दिखावे का आसमान तैयार हो जाता है। इसमें आपका ही सितारा जगमगाता रहता है। यह सोचना गलत है कि आपका यह अनूठा रूप विवादास्पद नहीं होना चाहिए या लोगों की आलोचना बुरी होती है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है।
आलोचना से बचने की कोशिश ना करें, किसी दूसरे को अपने से ज़्यादा कुख्यात ना बनने दें। आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। लोगों का ध्यान चाहे जिस कारण से हो, आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो, आपका ही फायदा होता है। लुई 14वीं के दरबार में बहुत से योग्य लेखक, कलाकार, सुंदरियां और चरित्रवान स्त्री पुरुष थे, लेकिन ड्यूक डक ले लोजन के बारे में जितनी बातें होती थीं, उतनी किसी और के बारे में नहीं होती थीं। ड्यूक नाटे थे और बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार करते थे। वे राजा की प्रेमिकाओं के साथ सोते थे और खुलेआम न सिर्फ दूसरे दरबारियों के साथ बदतमीजी करते थे, बल्कि सम्राट का भी अपमान करते रहते थे। बहरहाल, लुई को ड्यूक का अनूठापन इतना मोहक लगता था कि वे दरबार में उनकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसका कारण स्पष्ट है। ड्यूक के चरित्र की विचित्रता सबका ध्यान आकर्षित करती थी। उनसे मंत्रमुग्ध होने के बाद लोग हर कीमत पर उन्हें आसपास रखना चाहते थे। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत गुणों लोगों से बड़े या अलग हो। इसलिए ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरों से अलग दिखें और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसलिए विवाद को गले लगाएं, यहाँ तक कि स्कैंडल को भी। लोग आपको नज़रअंदाज करें, इससे तो बेहतर है कि वे आपकी आलोचना करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहेंगे। सवाल यह है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं, जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत कम अवसर हैं, तब क्या करें? इस स्थिति में कारगर तरीका यह है कि आप अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दें। जब आप 16वीं सदी का युवा रोमन दास पिएत्रो अरेटिनो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था, तो उसने पालतू हाथी के प्रति पोप के प्रेम का मखौल उड़ाते हुए कई व्यंग्य कविताएं लिखी। इस हमले से अरेटिनो तत्काल लोगों की नज़रों में चढ़ गया। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का भी यही प्रभाव होता है। बहरहाल, इतना याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का प्रयोग कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक बार लोगों की नज़रों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के नए नए तरीके खोजने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बाग बाग आपसे उब जाएंगे, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मकता की जरूरत होती है। पाब्लो पिकासो ने खुद को कभी पृष्ठभूमि में गुम नहीं होने दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग्स की एक नई श्रृंखला रख देते थे, जो सबकी अपेक्षाओं की विपरीत होती थी। वे यह मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग की शैली से ज़्यादा परिचित हों। इससे पहले ही कुछ बुरी और विचलित करने वाली पेंटिंग्स बनाकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। वह अच्छी तरह से समझ लें, लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके काम के बारे में वे पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर उन्हें यह बात बता देते हैं कि नियंत्रण की बागडोर आपके हाथ में है, तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। तस्वीर लाइमलाइट। जो अभिनेता इस चमकदार रोशनी से कदम रखता है, उसकी उपस्थिति ज़्यादा प्रबल हो जाती है। सबकी आंखें उसी पर टिकी रहती हैं। लाइमलाइट एक सबके दायरे में एक बार में सिर्फ एक अभिनेता के खड़े होने की जगह होती है। खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें। अपने कार्यों को बहुत बड़ा, दिलचस्प और विवादास्पद बनाएं, ताकि रोशनी हमेशा आप पर ही रहे और बाकी सब अभिनेता अंधेरे में रहें। विशेषज्ञ की राय, स्वयं को प्रदर्शित करें और सबकी नज़रों के सामने रहें। जो दिखता नहीं है, एक तरह से उसका अस्तित्व अस्तित्व ही नहीं होता है। रोशनी के कारण ही दुनिया दिखाई देती है। प्रदर्शन से कई खाली स्थान भरते हैं, कई कमियां ढकती हैं और नया जीवन मिलता है, खासकर तब जब आप इसके पीछे सच्ची योग्यता होती है। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नियम नंबर 7 है, मैं उसको बताने से पहले आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जो नियम नंबर 7 पर ही बेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंधी मुर्गी। एक मुर्गी की आँखों की रोशनी चली गई थी। अंधी होने के बावजूद
वह बहुत मेहनत से भोजन की तलाश में जमीन खोदती रहती थी। इस मेहनती मूर्ख को क्या पैदा होना था। दूसरी तेज आंख वाली मुर्गी अपने कोमल पैरों की शक्ति को बचाकर रखती थी। वह हमेशा अंधी मुर्गी के पास ही रहती थी और उसकी मेहनत का फल चखती रहती थी। जब भी अंधी मुर्गी अनाज का दाना खोदकर निकालती थी तो उसकी तेज आंख वाली सहेली उस दाने को खा जाती थी। तो दोस्त, आपको यह कहानी कैसी लगी? इसी पर आधारित हमारा आज का 7वां नियम है। तो जो 7वां नियम है वह यह कहता है कि काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। स्टार्ट करते हैं। विचार: अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप ना सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे अच्छी छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से जो काम करवा सकते हो उसे खुद कभी ना करें। शक्ति की कुंजी: ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज़्यादातर जानवर जैसे गीदड़, गिद्ध दूसरों के शिकार पर जीते हैं। बाद वाली श्रेणी के जानवरों में कल्पनाशीलता कम होती है और वे अक्सर शक्ति की जरूरत वाले काम को नहीं कर सकते हैं। वे जल्दी यह बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतज़ार करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। नादान न बने। इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आपकी रचनात्मकता से फायदा उठाने का तरीका सोच रहे हैं। इसके बारे में बेशिकायत करना व बगबूला होना बेकार है। बेहतर यह है कि आप खुद की रक्षा करें और इस खेल को निपुणता से खेलें। शक्ति का आधार स्थापित करने के बाद आप गिद्ध बन जाएं। इस नीति पर चलने से बहुत सा समय और मेहनत बच जाएगी। कलाकार पीटर पॉल यूबेंस के करियर के उत्तरार्ध में उनकी पेंटिंग्स की मांग बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। वे अपने बड़े स्टूडियो में दर्जनों अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखते थे। उनमें से एक कपड़े बनाने में माहिर था तो दूसरे पृष्ठभूमि बनाने में, और इसी तरह बाकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी थे। उनके इस स्टूडियो में एक साथ बहुत से चित्रों पर काम चलता था। जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक स्टूडियो देखने आता था तो रूबेंस उस दिन नौकरी पर रखे पेंटर्स को भगा देते थे। जब ग्राहक बालकनी से देखता था तो उसे रूबेंस अविश्वसनीय तेजी और ऊर्जा से कई पेंटिंग्स पर एक साथ काम करते दिखाई देते थे। ग्राहक हैरान रह जाता था कि यह व्यक्ति कितना असाधारण है जो इतने कम समय में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। यही इस नियम का सार है। काम दूसरों से करवाना सीखें और श्रेय खुद लें ताकि लोगों को यह लगे कि आप में अनोखी शक्ति है। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी ऊर्जा खामोखा बर्बाद होगी और आप थकान के मारे निढाल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढें जिनमें वे योग्यताएं और रचनात्मकता हो, जिनकी आप में कमी हो। या तो उन नौकरी पर रख लें या उनके काम पर अपने नाम का लेबल लगाना शुरू कर दें, या फिर उनके काम पर अपना नाम चिपकाने का कोई और तरीका खोजें। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने आपकी रचनात्मकता बन जाती है और आप जीनियस नजर आने लगते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको परजीवी की तरह अपने समकालीनों की मेहनत का फायदा उठाने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके का सार यह है कि ज्ञान और बुद्धि के बृहद कोण यानी अतीत का इस्तेमाल करें। आइजैक न्यूटन ने इसे कद्दावर लोगों के कंधों पर खड़े होने की संज्ञा दी थी। उनका मतलब यह था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलताओं का सहारा लिया था। न्यूटन ने प्राचीन, मध्ययुगीन और रेनेसां युग के वैज्ञानिकों के ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया था और वह यह बात जानते थे। शेक्सपियर ने भी दूसरों की कहानियों पर नाटक लिखे। उन्होंने प्लूटार्क से कथानक, चरित्र चित्रण, यहाँ तक कि संवाद भी चुरा लिए, क्योंकि वे जानते थे कि सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक को समझने और चुटीले संवाद लिखने में प्लूटार्क का कोई साना नहीं था। बाद के कितने सारे लेखकों ने शेक्सपियर से सीखा या चुराया है। चाहे वे रणनीति के प्राचीन महारथी हों, मानवीय मूर्खता के इतिहासकार हों या मानवीय चरित्र की गहराइयों में डूबे लेखक हों, सभी का ज्ञान धूल खा रहा है। यह ज्ञान इंतजार कर रहा है कि आप आएं और उनके कंधों पर खड़े हो जाएं। उनका वाक कौशल आपका वाक कौशल बन सकता है। उनकी निपुणता आपकी निपुणता बन सकती है और वे सभी कब्र से उठकर कभी लोगों को यह बताने नहीं आएंगे कि आपने उनका ज्ञान चुराया है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मौलिक काम करने की कोशिश में जिंदगी भर मेहनत करें
लगातार गलतियां करें और अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतह कर लें। जैसे बिस्मार्क ने एक बार कहा था, मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूँ। तस्वीर: गिद्ध। जंगल के सभी जीवों में उसका काम सबसे आसान होता है। दूसरों की कड़ी मेहनत से उसका काम आसान बन जाता है। उनके मरने से उसे भोजन मिलता है। गिद्ध पर निगाहें जमाए रखें। जब दूसरों की कड़ी मेहनत करते हैं तो वह उनके ऊपर मंडराता रहता है, और उसे बुरा न माने बल्कि उसके साथ जुड़ जाए। विशेषज्ञ की राय: इस छोटे से जीवन में सीखने को बहुत कुछ है, और ज्ञान के बिना जिंदगी अर्थहीन है। इसलिए सबसे ज्ञान हासिल करना ये उत्कृष्ट तकनीक है। दूसरों की जीत और मेहनत के बल पर आप महानता की प्रतिष्ठा हासिल करना सीखें। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बाय। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं। इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है, जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दें, शक्ति की कुंजी बली होती है। बाएं उसके मन व तक कायम भावित करना काम करके शक्ति के क्षेत्र में आपको अपने कदमों का मूल्यांकन इस बात से करना चाहिए कि दूसरों पर उनका दीर्घकालीन प्रभाव कैसा पड़ रहा है। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत ये होती है कि आप यकीन से कभी भी यह नहीं कह सकते हैं कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। हो सकता है वह आपसे सहमत तो दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे द्वेष कर रहा हो, या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो बुरी लग गई हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड और असुरक्षा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से अच्छे तर्क की भी कोई ठोस नींव नहीं होती है, क्योंकि हम सब शब्दों की छलावे भरी प्रकृति से वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं। किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं। इस बात को समझ लें, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। हम बाइबल का हवाला दे सकते हैं, या ऐसे आंकड़ों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस तरह की हवाबाजी से कौन हम पर विश्वास कर सकता है? कार्य इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें ऐसे देख सकते हैं। कार्यों में चुभने वाले शब्द नहीं से होते हैं, और गलत निष्कर्ष की कोई संभावना जरा भी नहीं होती है। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसा बाल्तेसर ग्रेशियन कहते हैं, सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं, दिखाई देता है। सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल में इस बात के जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। वे इंग्लैंड के सबसे मशहूर वास्तुविद थे। इस क्षेत्र में उनके लंबे कैरियर में उनके ग्राहकों ने उन्हें डिजाइन बदलने के बारे में बहुत से अव्यावहारिक सुझाव दिए। उन्होंने कभी ग्राहकों से बहस नहीं की या चुभने वाले शब्द नहीं कहे। उनके पास अपनी बात साबित करने के दूसरे तरीके थे। 1688 में रेन ने वेस्टमिंस्टर शहर के लिए एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, लेकिन मेयर उससे संतुष्ट नहीं था। उसने रेन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है, और यह पहली मंजिल पर बने उसके ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है। उसने रेन से कहा कि वह अतिरिक्त सहारे के लिए पत्थर के 2 खंभे और लगा दे। रेन बहुत ही कुशल इंजीनियर थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि खंभे लगाने का कोई मतलब नहीं है, और मेयर का डर निराधार था। लेकिन उन्होंने खंभे लगा दिए, जिससे मेयर बहुत खुश हो गया।
कुछ साल बाद जब कुछ मजदूर साफ सफाई करने के लिए ऊंची नसनी पर चढ़े, तब जाकर पता चला कि खंभे छत को सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे थोड़ी दूर पर ही खत्म हो गए थे। खंभे सिर्फ दिखने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इससे दोनों ही लोगों को वह मिल गया जो वे चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और रेन जानते थे कि भावी पीढ़ियां समझ लेंगी कि उनकी मूल डिजाइन सही थी और खंभों की जरूरत नहीं थी। काप के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने से आपके विरोधी रक्षात्मक नहीं होते हैं, इसलिए वे आसानी से आपकी बात मान जाते हैं। बहस के बजाय कार्य से शाब्दिक और भौतिक दोनों रूपों में अपनी बात मनवाना ज्यादा कारगर होता है। अगर आपका लक्ष्य शक्ति पाना या उसे सुरक्षित रखना है, तो हमेशा अप्रत्यक्ष मार्ग खोजें और युद्ध का मैदान सावधानी से चुनें। अगर दीर्घकालीन दृष्टि से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला आपसे सहमत है या नहीं, या अगर समय और उनका अनुभव उन्हें आपका मतलब समझा देगा, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप उन्हें समझाने की कोशिश ही न करें। अपनी ऊर्जा बचाइए और वहां से चल दें। विशेषज्ञ की राय कभी बहस न करें। समाज में किसी भी चीज पर बहस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ परिणाम देने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो टाइटल है वह ये है कि संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। विचार, आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों ही की तरह संक्रामक होती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप दूसरे आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। शक्ति की कुंजी, कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण नहीं, बल्कि परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। ये हमारी मदद और सहानुभूति के हकदार हैं। लेकिन कई लोग दुर्भाग्य या दुख के शिकार नहीं होते हैं, बल्कि अपनी विनाशकारी कामों और दूसरों पर बुरे प्रभाव के कारण दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित करते हैं। इन लोगों की मदद करने के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। हम यह सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारना या उनकी आदतें बदलना नेकी का काम होगा, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम में आ जाती हैं और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। इसका कारण समझना आसान है। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है, उनके मूड, भावनाओं और सोचने के तरीकों का उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझ लें। शक्ति के खेल में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों के साथ जुड़ने में जोखिम यह है कि आप अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसके अलावा आप जब आपको ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता देखेंगे, तो आपके बुरे में बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होगी। कभी भी बुरे प्रभाव के खतरों को कम ना आंकें। बुरे प्रभाव का सिर्फ एक ही समाधान है, बचकर रहो। खतरा यह है कि बुरे प्रभाव डालने वाले लोग अक्सर ऐसा अभिनय करते हैं कि दोष उनका नहीं, बल्कि परिस्थितियों का है। इसलिए शुरुआत में यह देखना मुश्किल होता है कि उन्होंने दुखों का खुद आमंत्रित किया है। जब तक आप समस्या की हकीकत जान पाते हैं, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह के खतरनाक संक्रमण से खुद को कैसे बचा सकते हैं? जवाब वह है कि आप लोगों का मूल्यांकन इस बात से ना करें कि वे अपनी समस्याओं के कारण क्या बताते हैं, बल्कि इस बात से करें कि दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव डालने वालों को इन बातों से पहचाना जा सकता है कि वे दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। उनका अतीत बहुत उथल-पुथल वाला होता है। बहुत से लोगों से उनके संबंध टूट जाते हैं, उनके करियर अस्थिर होते हैं और उनके चरित्र में खतरनाक शक्ति होती है, जिससे प्रभावित होकर आप अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं। बुरा प्रभाव डालने वाले की इन विशेषताओं को देखकर पहले से ही सचेत हो जाएं। उनकी आंखों में असंतुष्टि के भाव को देखना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पर तरस न खाएं और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद को ना उलझाएं। बुरा प्रभाव डालने वाले के पास से दूर भाग जाएं, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
बुरे प्रभाव का दूसरा पहलू भी उतना ही सही है और उसे समझना शायद ज़्यादा आसान है। कुछ लोग अपने खुशनुमा स्वभाव, स्वाभाविक उत्साह और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी को आकर्षित करते हैं और भी सुख का स्रोत होते हैं, और आपको उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए ताकि आप भी उनके सुख में हिस्सेदार बन सकें। विशेषज्ञ की राय: खुशकिस्मत लोगों को पहचानें ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सकें। बदकिस्मत लोगों को भी पहचानें ताकि आप उनसे बच सकें। दुर्भाग्य आमतौर पर मूर्खता के कारण आता है और इसके शिकार लोगों से ज़्यादा संक्रामक और कोई नहीं होता। अपने दरवाजे को छोटे से छोटे दुर्भाग्य के लिए भी ना खोलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत से दुर्भाग्य चले जाएंगे। दूसरों के दुख से ना मरें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगे आपको मेरी ये सीरीज़? अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया है या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। आपके ढेर सारे प्यार के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नियम नंबर 11: लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। विचार: अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको ऐसे बनना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा आपकी ज़रूरत पड़े और वे आपको चाहें। आप पर जितना ज़्यादा भरोसा किया जाएगा, आपके पास उतनी ही ज़्यादा स्वतंत्रता होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपनी सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाएं। ऐसा करने के बाद आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। लोगों को इतना ना सिखाएं कि आपके बिना उनका काम चल जाए। शक्ति की कुंजी: आपकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप लोगों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सकते हो। जब आप लोगों को मजबूर या आहत किए बिना ऐसा करें, यानी जब वे अपनी मर्जी से आपकी इच्छा के अनुरूप काम करें, तो आपकी शक्ति कोई छू भी नहीं सकता है। इस स्थिति में आने का सर्वश्रेष्ठ तरीका निर्भरता के साथ संबंध बनाना है। मालिक को आपकी सेवाओं की ज़रूरत है, वह कमज़ोर है या आपके बिना काम नहीं कर सकता है। आप इतनी चतुराई तक उसके काम में डूब चुके हैं कि आपको हटाने से उसे बहुत मुश्किल आएगी। आपकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण देने में उसका बहुत सा कीमती समय बर्बाद होगा। एक बार जब इस तरह का संबंध स्थापित हो जाता है, तो आपकी स्थिति सशक्त हो जाती है और आप मालिक से अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। आप सिंहासन के पीछे बैठे राजा के उस सेवक की तरह होते हैं, जो दरअसल राजा को नियंत्रित करता है। उन लोगों जैसा ना बने जो गलती से यह मान लेते हैं कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति संपन्न बनने के लिए लोगों से संबंध बनाना जरूरी है। आपको समर्थकों को, प्यादों या कमजोर मालिकों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। अगर आप खुद को अनिवार्य नहीं बना सकते हैं तो पहला मौका मिलते ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपकी जगह पर किसी कम उम्र वाले, कम महंगे और कम जोखिम वाले नए व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। यह जोखिम ना लें और लोगों को अपने निर्भर बनाएं। जब सब कुछ आप पर निर्भर होगा तो आपको निकाला नहीं जा सकता। आपको निकालने का मतलब तबाही है। इसलिए आपका मालिक यह जोखिम कभी नहीं ले सकता। इस तरह की स्थिति में आने के बहुत से तरीके हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है किसी ऐसी योग्यता या रचनात्मक प्रतिभा का होना जिसका कोई विकल्प ही ना हो। आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस एक ऐसी योग्यता की ज़रूरत है जो आपकी भीड़ से अलग कर दे। आपको ऐसी स्थिति बनानी चाहिए इसमें आप तो दूसरा मालिक जैसा लक्ष्य आसानी से खोज सकते हो, लेकिन आपका मालिक आपके जितनी विशेष योग्यता वाला दूसरा सेवक आसानी से नहीं खोज सकता है। अगर आप वास्तव में अपरिहार्य ना हो, तो भी आपको अपरिहार्य होने का नाटक करना चाहिए। विशेषतापूर्ण ज्ञान और कुशलता का ढोंग करने से ऊपर बैठे लोग यही सोचेंगे कि आपके बिना उनका काम नहीं चल सकता। जब निक्सन ने व्हाइट हाउस में बैठने के बाद बहुत से लोगों को निकाला, तो हेनरी बच गए। इसलिए नहीं क्योंकि निक्सन की नज़र में हेनरी से ज़्यादा अच्छा कूटनीतिज्ञ नहीं था। कई कूटनीतिज्ञ हेनरी से ज़्यादा निपुण थे, इसलिए भी नहीं क्योंकि दोनों में अच्छी पटती थी। उनके विश्वास और राजनीतिक विचार भी अलग अलग थे। हेनरी इसलिए बच गए
क्योंकि उन्होंने राजनीतिक तंत्र के इतने सारे क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली थी कि उन्हें हटाने से भारी अव्यवस्था का माहौल बन जाता। प्रशासन के इतने सारे पहलुओं और भागों में उनका दखल था कि उनका ट्रम्प कार्ड बन गया। इससे उनके कई समर्थक बन गए। अगर आप इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं, तो आपसे पीछा छुड़ाने में बहुत बड़ा जोखिम होता है, क्योंकि सभी आप पर निर्भर हैं। आखिरी चेतावनी, यह ना सोचें कि अगर आपका मालिक आप पर निर्भर है, तो वह आपसे प्रेम भी करेगा। सच तो यह है कि वह आपको द्वेष करेगा और डरेगा। लेकिन जैसा मैकियावेली ने कहा था, प्रेम के बजाय लोगों में डर उत्पन्न करें। डर को तो आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन प्रेम को आप कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रेम या मित्रता जैसे सूक्ष्म और बदलने वाले भाव पर निर्भर रहने से आप असुरक्षित बनते हैं। लोकप्रिय बनने से अच्छा तो यह है कि लोग आप पर निर्भर रहें और इस बात से डरें कि आपके चले जाने के कितने बुरे परिणाम होंगे। विशेषज्ञ की राय, लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। इस तरह की निर्भरता से ऐसा बहुत कुछ हासिल हो सकता है जो शिष्टाचार से नहीं हो सकता। जो अपनी प्यास बुझा लेता है वह तत्काल कुएं की तरफ पीठ कर लेता है, क्योंकि जब उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, जब निर्भरता खत्म हो जाती है, तो शिष्टता और सभ्यता भी खत्म हो जाती है, और उसके बाद सम्मान भी। अनुभव से आपको पहला सबक यह सीखना चाहिए कि आशा को जीवित तो रखें, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट ना करें। सम्राट को हमेशा आपकी ज़रूरत होनी चाहिए। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो? अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। आपके ढेर सारे प्यार के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।